गुरनाम सिंह जी, इस शहर के अंदर पानी इसलिए नहीं दिया जाता है कि पुलिस की कर्मी की प्यास बुझानी है। पानी इस शहर में इसलिए नहीं दिया जाता है कि बच्चों के स्कूल के अंदर पीने का पानी मुहैया कराना है। इस शहर में पीने का पानी कंपनी अब इस नजरिए से देती है कि इसके तिजोरी में कितना नोट आएगा और इसलिए बिल कितना आता है। जिस दिन कोरोना का पहली लहर हुई, देश का लॉकडाउन कर दिया गया, तो मुझे जामा मस्जिद से फोन आया मजदूरों का, कश्मीर के रहने वाले मजदूरों का। मेरा ख्याल कितने दिन बीते थे उस समय, 15-20 दिन हुए होंगे। उन्होंने कहा, मैं ठोक के इलाके में था उस समय, फोन आया कि कुछ राशन बचा नहीं। मैं चुनाव नुमाइंदा, मेरी जिम्मेवारी बनती है, इनकी बात भी हम उठाते हैं, विधानसभा में रखते हैं। लेकिन उस समय मैंने समझा मेरा दायित्व बनता है, जो जामा मस्जिद के अंदर जो कश्मीर का मजदूर इस शहर को जिंदा रखता है, गैस पहुंचाता है, पुराने जमाने में कोयला पहुंचाता था, अगर उसके डेरे में राशन नहीं है तो मेरा दायित्व बनता है, दायित्व डिप्टी कमिश्नर को बताना। अमित कश्यप डिप्टी कमिश्नर, मैंने फोन किया और मालूम है क्या बोला? मैं उस शब्दावली को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं यहां, इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने संविधान की कसम खाई है। जब शपथ ली विधानसभा के अंदर अपनी कार्य प्रणाली को शुरू करने से पहले मैंने शपथ खाई कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, इलाके के साथ, जाति के साथ, धर्म के साथ, लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने उनको कहा, बोला तेरी यही आदत है। मेरे मन में ठेस लगी और जो शब्दावली इस्तेमाल की, मैंने कहा छोड़ो सारी बातें, सीधा जाओ, पता करो। और पता करने के बाद दूसरे दिन पता किया और गया। मैंने एक अपने मित्र को विनती की, रणबीर को, शायद चैनल टीवी 18 चलाया करते थे उस समय, मैं कहा आप मेरे साथ चलिए। और जब जामा मस्जिद में गए, मजदूरों ने अपने कनस्तर दिखाए सारे, एक एक कर और ये कहा, ये कनस्तरों को देखने प्रशासन पहले आया, तहसीलदार आया, नायब आया। हमने कहा हमारा सारा अन्न खत्म हो गया, मुट्ठी भर अन्न भी नहीं था, मुट्ठी भर। और उस रात में सो नहीं पाया। मैंने दोबारा फोन किया, बोला मजदूर तो मांग करे घर जाना। मैंने कहा उसके पास चॉइस क्या है? तो भूख से मरेगा यहां, अगर उसको घर के जाने की इजाजत होगी तो जाएगा। आप जानते हो उस समय देश के अंदर हजारों हजार मील चलकर मजदूर अपने घर में गया, ना जाने कितनी लाशें रास्ते में रहेगी, ना जाने कितने के चूल्हे बुझ गए, ना जाने कितने उस सफर में घर पहुंचने की ख्वाहिश में रास्ते में ही दम टूट गए। उस रात को फिर मैं फैसला नहीं कर सकता क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन सुबह मैंने कहा
मुझे जेल में डाले, मेरे पर मुकदमा दायर करे, जो मर्जी करे, मुझे वो जो शपथ मैंने ली है, ये मेरा इम्तिहान है। और मैं बैठ गया और उस समय मुकदमा बना। आज भी शायद बनाया होगा, आप लोगों को पता नहीं होगा, बड़े अफसर के आदेश आएंगे। वो तो कुल्लू में वायरल हो गया, थप्पड़ मारते हुए, ठूठ मारते हुए। अगर वायरल नहीं होता तो वो नजरअंदाज कर दिया जाता। और मुकदमे बनाने वाला उस समय का, उसने दर्ज की एफआईआर, वो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, अब तो डीआर, अब तो बन गए वो एसडीएम। कुछ दिन पहले उन्होंने बुलाया, अभी लोग वायरल करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं। बुलाया, बोला सिंघा जी, मैंने कहा मंजीत जी ऐसा है, मैं बुरा नहीं मानता, सरकार का आदेश आया, आपको सरकार के आदेश को मानना है। इनको अब ये आदेश आएगा तो तुरंत, ये नहीं हमारे कहने पर नहीं। और दूसरी बात है, किसान के बेटे हैं, इनको ये वर्दी मिल गई। और दूसरा किसान का बेटा वो है धनियाराम, और ये प्यारे यहाँ पर दूसरा किसान का बेटा ये है, तो इनको आदेश का पालन करना है। तो मैंने कहा आपको दवा दे, बोला नहीं वो नहीं है। तो मैंने कहा क्या? बोला मेरे पानी का बिल 70,000 आया है, 70,000। मैंने कहा 70,000 आया? मैं कहा कितने महीने का? बोला 1 महीने का, 1 महीने का। यह है कंपनी। पानी इसलिए नहीं कि आपकी प्यास बुझे, यह है कंपनी जिसने अपनी तिजोरी भर दी है। वो है नीचे प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं कहना नहीं चाहता, आज बहुत दुख है मुझे मेरे घर के। उस दौरान जब पहला कोविड चला, मैंने घर के बहुत नजदीकी अपने चाचा चाची खोए और जान बच नहीं पाई, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और लाश इकट्ठा करने के लिए 32 लाख देना पड़ा। 32 लाख, समझे आप? ये जो 3 जमीन के कानून आए हैं, ये पहली कोशिश नहीं है देश के हुक्मरानों की। पहले भी कोशिश की, क्या करना चाहते हैं ये हिंदुस्तान को अमेरिका बनाना चाहते हैं। मैं तो सोचता था पानी प्राइवेट हो जाएगा, मैं सोचता था स्वास्थ्य प्राइवेट हो जाएगा, मैं सोचता था वेटनरी प्राइवेट हो जाएगी, मैं सोचता था शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन देश के हुक्मरानों ने यह मन बना दिया है। क्या मन बनाया है? अब हमारी जमीन पर कब्जा अडानी और अबानी के बिरादरी के लोग करेंगे और उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। आप सब जानते हैं, शैंडल साहब आप तो शिक्षा के विभाग में रहे, आपने तो पढ़ाया होगा बच्चों को। और पढ़ाते समय उस समय SEZ का कानून आया था। कहाँ है ऊना वाले? यह है गुरनाम जी, वो एक को आई थी प्राइवेट SEZ था वो ऊना में, जिसने कितनी जमीन लेनी थी? 14,000 एकड़, 1400 एकड़ भूमि, 1400 एकड़ भूमि, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अबानी ने भी, ना जाने रिलायंस ने भी, ना जाने कितने थे, सब ने पूरे देश का बंटवारा कर दिया कि ये मेरा विशेष आर्थिक जोन रहेगा। लेकिन उस समय भी किसान ने कहा मेरी भूमि नहीं जाएगी, मेरी लाश जाएगी।
वो मल्टीलैटरल था। क्या संधि थी? कट्ठी संधि। कट्ठी संधि में इकट्ठा होकर किसान ने विरोध कर दिया। अब उसने सीख लिया। किसने? पूंजी के मालिक ने। ये कट्ठी संधि से नहीं बनेगी बात। अब बायलैटरल करो। ये है दिलीप जी, चुने हुए उप प्रधान है। ये बहुत से चुने हुए नुमाइंदे आए हैं यहाँ। अगर कहीं गवर्नर महोदय को गलतफहमी है कि ये तो मुट्ठी भर लोग आए हैं, हमने कहा कि शर्तों का सम्मान रखते हुए सिर्फ उतने नुमाइंदे आज लाए हैं, जिससे कल तुम ये ना कहो कि प्रोटोकॉल तुम तोड़ रहे हो। और हम जानते हैं फौज के साथ चले हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उन पर नहीं मुकदमा बनेगा। मुकदमा बनेगा जो देश के अंदर मेहनत कश की हिफाजत करना चाहते हैं, जो मजदूर की हिफाजत करना चाहते हैं, जो किसान की हिफाजत करना चाहते हैं। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत आए हैं। और देख लीजिए सारे, मैं बोल रहा हूं तब मेरे मुंह पर मास्क नहीं है। बनाना होगा मुकदमा बना दे, लेकिन सब ने अपने मुंह पर पूरा मास्क लगाया है और नाक को भी कवर किया है और मुंह को भी कवर किया। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। जब वो नहीं चला, अब है बायलैटरल। इसको समझ लो। धोखा खाओगे। क्यों खाओगे धोखा? क्योंकि उसने तय कर दिया है भारत को अमेरिका बनाना है। अमेरिका में कितने लोग खेती करते हैं? 100 में से सिर्फ 2 आदमी खेती करते हैं। तो कौन करता है अमेरिका में खेती? मिन्सेंटो करता है। मिन्सेंटो कौन है? अंबानी के बरादरी का आदमी। अमेरिका में खेती कौन करता है? कारगिल करता है। कारगिल कौन है? कारगिल अडानी के बरादरी का है। एक ही बरादरी है इनकी। मिन्सेंटो हो, कारगिल हो, या अडानी हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, ये सारे एक ही बरादरी के लोग हैं। और उन्होंने तय किया, और क्या तय किया कि अब हिंदुस्तान की किसान की जमीन पर भी कब्जा करना। कैसे करेंगे? पहले बीमार करो। कैसे बीमार होगी? जो उसके ट्यूबवेल को बिजली जाती है उसका मीटर तेज चलाओ। कैसे तेज चलेगा? कानून में संशोधन लाओ। किस कानून में? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लाओ। और संशोधन करने के बाद 1 यूनिट का दाम कितना करोगे? 1 यूनिट का दाम 9 रुपए करोगे। और जब 9 रुपए के आधार पर वो ट्यूबवेल का मीटर भागेगा, महीने के बाद किसान को बिजली के विभाग, जो बिजली बोर्ड के पास नहीं रहेगा। ये गलतफहमी के शिकार मत रहो। बिजली के मजदूर अगर मेरी बात को सुन रहे हो, कर्मी सुन रहे हो, जैसे शिमला का पानी कंपनी के हवाले चलेगा, आपकी बिजली का विभाग वहां चले जाएगा। कंपनी ने कह दिया बिजली हैंड ओवर करो, लेकिन रेट बढ़ा के दो। और ये मजदूर नहीं चाहिए। कौन सा वाला जो 60 और 70 हजार की तनख्वाह लेता है कर्मचारी, तो किस दाम का चाहिए? 3000 वाला। 3000 वाला। आप बोलेंगे जी 3000 वाला तो कोई है नहीं। अभी वो जो महेंद्र सिंह ने भर्ती की है पानी खोलने वाले की, और दूसरी बात है तनख्वाह मिलती नहीं उसको। 3300 रुपया। 6 महीने नहीं मिलेगा। 6 महीने नहीं मिलेगा। जिस समय बिजली के विभाग में 6 लाख मीटर थे, 6 लाख, तो लंबरदार की
44,000 कर्मचारी काम करता था। आज 6 लाख से मीटर हो गए 21 लाख, और कर्मचारी कितने? 19,000। अभी भी वो कहता नहीं, करो इनकी घर भेजो, इनको सस्ता लाओ, तब हमारी तिजोरी भरेगी। समझ गए क्या है उसकी साजिश? और इसलिए उसने तय किया खेती को पूरा बीमार करो, सिर्फ बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा। अभी मैंने सुना महेंद्र सिंह को, बोला बड़े लायक मंत्री है। मैंने कहा होंगे तो देखते रहता हूं वहां पर उनको, वहां पर विधानसभा में भी बहुत सी बात शेयर नहीं करना चाहता हूं। अभी मैं सुनना चाहता हूं, मैं मिलूंगा उनको, पूरी शेयर करूंगा, पूरी शेयर करूंगा। हम उस धारा के हैं जो भगत सिंह और जो उनके साथी है उस धारा के हैं। कोई एक महेंद्र सिंह से डरने वाले हैं। बोला जी आपका बयान नहीं आ रहा, आपका बयान। मैं कहा ठहर जाओ, एक ही दफा देंगे। है वो दूसरा तो करता ना लोहार टुक 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 टुक, हमें लोहार एक ठक करनी है, एक पटाखा देंगे। क्या बेवकूफी है। बोला कामरेडों को पानी नहीं मिलेगा। वाह, क्यों नहीं मिलेगा? तुम तो ठाकुर हो, तुम तो वैसे भी दलित को नहीं मानते। बताए हैं हमें किस किस को नहीं दोगे? महिला को कहेंगे तुम्हारा काम तो घर के अंदर है, किस किस को नहीं दोगे? क्या शपथ खाई? महेंद्र सिंह जी भूल गए, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, इलाके के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ये कॉमरेडों से क्या डर हो गया बताएं आप? भूपिंदर जी देखे कहीं, मैंने इधर बैठे शायद चले गए, बड़ा परेशान किया है उन्होंने। अब रात को भी कामरेड नजर आते हैं, सुबह ना उठते हैं फिर कामरेड नजर आते हैं, फिर दिन को कामरेड नजर आते हैं। फोबिया हो गया कामरेड का। जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था, वियतनाम का इतना सा मुल्क है, हिमाचल से छोटा है, वो अमेरिका वाले जैसे अभी वर्ल्ड बैंक को भेज दिया उन्होंने कि हिंदुस्तान में सारी जमीन पर कब्जा बड़े पूंजी के मालिक का हो जाए, तो उस समय दुनिया पर कब्जा करने के लिए वो पूरी दुनिया में घूमते थे, जैसे अफगानिस्तान में भी आजकल गए हैं। तालिबान से तो हम सहमत नहीं है, उसके विचार से हम सहमत नहीं है, लेकिन तालिबान के नाम पर वो जो अमेरिकन है वो बिल्कुल उनके भी यही हाल हो जाते हैं जो महेंद्र सिंह के होते हैं। इतने से मुल्क ने, वियतनाम ने, जब वहां अमेरिका में कानून पारित हुआ कि सबको कम से कम 1 साल वियतनाम में लगाना हो पड़ेगा, जब फटड़ की है ना उन्हें वियतनामियों ने, वो तो थे भी न बिल्कुल, आपको पता है, और वो है भी बड़े तेज है मंगोल रेस के। और फिर सिर्फ मंगोल रेस नहीं, इस लाल झंडे से उनका खून रंगा हुआ था वियतनाम। और जब छक्के उड़ाए तो अमेरिका में उठने लगे ये बात कि ये क्यों वहां क्यों भेजा जा रहा है, क्या है हमारा वहां पर, क्या करेंगे छोटे से मुल्क से। तब बोल पूछा जाता था कामरेड तो नहीं हो, तो वही हाल महेंद्र सिंह का हो गया। वो बोलते जी हम कृषक है, बोले नहीं तुम कामरेड है। बोले जी एक आधा होगा हमारे बिना, कामरेड है तो कोई पानी नहीं। बोले नहीं पाइप दूंगा। कैसी पाइप दोगे महेंद्र सिंह जी, ये भी हमें भी समझाओ, क्या है ये पाइप का धंधा। एक चीज इस हिमाचल में पता नहीं लगता, ये पाइप कहां गायब हो जाती है और बिजली के खंभे कहां गायब हो जाते हैं। जब आप सरकार से पूछो, बोला बस जी ऑर्डर हो गए, बिजली के खंभे भी आ गए, पाइप भी आ गए। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत है जो इन पाइपों को हजम कर जाते हैं, खंभों को हजम कर जाते हैं।
उनको भी बता देना चाहते हैं, ये इनकलाबी धारा है। कुर्बानी से हम आगे निकले हैं और हम तुम्हारे टुट पंजिए जो बयानों से घबराने वाले नहीं है। हम वो है, हिटलर भी कहता था खत्म कर दूंगा, पूरी दुनिया पर कब्जा कर दूंगा। आखिर ने इस लाल झंडे ने हिटलर को भी मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। क्या बात करते हो तुम? अगर हमने चुप्पी साथ दी तो ये हमारी कमजोरी नहीं समझना। इसलिए वो जो दूसरा बयान दिया कि एचडीओ और वो एसएमएस ही बोलते उनको, क्या स्पेशलिस्ट होते हैं वो, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वही कहते हैं। लोगों ने पूछा उनसे, बोला कि ये दवाई जो है जो सब्सिडी में मिलती थी स्कैब को रोकने के लिए, वो गेहूं में क्या लगता है, येलो क्या बोलते हो उसको, येलो रस्ट गेहूं में लगता है या धान में लगता है? धान, गेहूं में भी लगता है, धान में भी लगता है। उसके लिए छिड़काव करना पड़ता है, शायद फंगस है वो करना पड़ता है। तो आपको किसान की खेती को लाभदायक बनाने के लिए कुछ नीति थी हमारे देश में। ऐसी नीति तो नहीं थी जैसे अमेरिका में है। वहां तो मैंने आपको समझा दिया, वहां तो किसान है नहीं, वहां तो वो है कारगिल है, और वो कारगिल का बाप मोनसेंटो है। और पता है कितनी सब्सिडी मिलती है उनको? धान पर मिलती है जापान में 100 रुपए का धान पैदा करो और 98 रुपए की सब्सिडी मिलती है। 98, समझे आप? ये तो छोड़ो आप, जो स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं उनको तो छोड़ो। वो तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पैदा करने की लागत और 50% मुनाफा। लेकिन आपके जापान के अंदर 100 रुपए का धान पैदा करेंगे तो आपको 98 रुपीज क्या मिलेगा? सब्सिडी। हमें यहाँ छोटी मोटी मिलती थी, दवा में मिल जाती थी। तो महेंद्र सिंह जी बहुत अच्छी बोली जाती है। जब मैं सुन रहा था, बोला ये पाइप नहीं, ये किसने तोड़ी? तुमने तोड़ी। कोई ऐसे सी पाइप तोड़ने वाला, लगाने वाला जो ठेकेदार है ना, ये भी बरादरी हम जानते हैं किसको सलाम करें। पाइप तोड़ाओ, नई लगाओ, फिर उसको तोड़ाओ, फिर नई लगाओ और पाइपों पर कमीशन खाते रहो। ये धंधा है। तो इसलिए ये जो एसएमएस है और एसडीओ है, और दूसरी बात है तुमने भर्ती नहीं की और की दवाई बांटने की। लेकिन यह तर्क मत दो कि हम एसएमएस और एचडीओ को जो खेत है किसान का वहां भेजना चाहते। किसको भेज? कितने हैं तुम्हारे पास बताओ? कितने? जहां भी आप जाएंगे खाली पद, जहां भी जाएंगे खाली पद, जहां भी जाएंगे खाली पद। पानी के महकमे तुम पानी के मंत्री है, आपने बयान दिया, धर्मशाला के विधानसभा के अंदर दिया, क्या दिया? 49,000 पद खाली है पानी के महकमे में। तो इसलिए ये हमें शिक्षा मत दो कि एचडीओ और एसएमएस को खेत में भेजना चाहते हैं। उनका काम दवाई बांटने का नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने कह दिया किसान की खेती बीमार करो। बीमार तब होगी जब येलो रस्ट लगेगा तो उसमें आप स्प्रे नहीं कर पाए, स्कैब लगेगा तो आप स्प्रे नहीं कर पाएंगे, और ओलावृष्टि होगी कोई मुआवजा नहीं दो, वो घाटे में चल जाएगा। और इसलिए देश के अंदर किसान आत्महत्या भी करता है
और आत्महत्या के साथ साथ जब उसको चॉइस मांगी जाती है तो कहता है खेती छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई काम दे दिया जाए खेती नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि मैं अपने बच्चे को भूखा सोते हुए आप देख नहीं पाता हूं। मैं खुद, मेरी बीवी खुद, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन बच्चे को रात को जब बच्चा कहता है कि मां मुझे भूख लगी है, अब हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूरी खेती बमार करना चाहते और अब 3 कानून ले आए। क्या करना चाहते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, बहुत एडवांस में चले, समझ लो। वो बोले अभी यहां से पोंटा से कहां गए, वो अंदर गया। अभी मेमोरेंडम दे, बिल्कुल सही बोला हमने। बोलो चले जाओ, अपने पड़ोस के किसान को शिक्षित करो। ये बहुत एडवांस में चले हैं, अब तो सब कुछ पता लग जाता है। 2014 में अडानी ने सेलो बनाने का काम शुरू कर दिया था। ये सेलो क्या बीमारी है? हमारे पहाड़ के अंदर जो हम धान रखते थे बचाकर, वो बड़े बड़े और लकड़ के बने होते थे, कुल्लू में भी शायद होते होंगे, ये रामपुर के इलाके में भी होते होंगे। क्या बोलते हैं तुम उनको? कठार बोलते हैं, ये कुठारी बोलते हैं। ये तो मास्टी बोल रहा है, कुठारी जो भी है वो रखते थे उसके अंदर। तो वो कुठारी अडानी ने 2014 में बनानी शुरू की, और कितनी बड़ी है। जब ऊपर देखोगे आप तो ये धनिया की टोपी भी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सिर बिल्कुल करना पड़ेगा यहां से लेकर वहां तक। और पेट कितना बड़ा, यहां पर तो पुलिस वालों के पेट भी नहीं इतने मोटे, उनको तो बेचारे कहां से होंगे। राशन डाइट भी आजकल कम कर दी है सरकार ने, और पक्का भी 8 साल बाद करते हैं, 8 साल तक कच्चा ही रखते हैं, है ना। तो पेट भी बहुत बड़ा है उसका, और इतना उसमें अनाज आ जाएगा क्विंटलों में, टनों में। पूरे हरियाणा में बन गए, पूरा बिहार में बन गए, पूरे देश में बन गए। कानून आया आज 20 में आ गया, 20 में आ गया, लेकिन इंतजाम पहले एडवांस में। अभी हमारे किसान वो बोला जी नहीं, अभी हिमाचल में नहीं कुछ, अभी नीचे ही है पंजाब हरियाणा में। तो बोला अभी नहीं आया, पोंटा वाले हैं अभी पोंटा। बोला कुछ ऊना वालों को बोला वो अभी नहीं आया पहाड़ में। और कई है जो उनकी बोली बोलते हैं, एक महेंद्र सिंह थोड़ी नहीं है, कई है जो उनकी बोली बोलते रहेंगे, ठगते रहेंगे, भ्रमित करते रहेंगे। ये भी देखो पार हाथ ऐसे जोड़े हुए हैं जैसे कि इससे बड़े धर्मात्मा कोई नहीं होंगे। पुलिस वाले नहीं हंसेंगे, पुलिस वाले अगर हंस गए तो मुकदमा बन जाएगा, बोला डायरेक्ट घर। हाँ ये हाल हो गए। इसलिए तो कहा लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तब खेती बचेगी। ये तो चाहते हैं कोरोना लंबा चले, जिससे 100 से ऊपर ना हो। अगर थोड़े ज्यादा कर दिए तो ये सोचेंगे कि मृत्यु हो जाए, वो तीसरी वेव आ जाए, फिर इनको घर में दुख करना पड़ेगा। खुद घूमेंगे खुले, बोलेंगे हमने तो वैक्सीन लगा दी, हम तो उनको इन्फेक्शन होगी, हमारी तो एंटीबॉडी हो गई है। हमारी एंटीबॉडी हमें पता है कहाँ है, काई की एंटीबॉडी। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, पर हम जानते हैं तुम्हारी एंटीबॉडी क्या है। इसलिए पूरा इंतजाम कर दिया है। इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कपिल तुझे बता दूं, उनमें नए नए पौधे लगाए हैं।
लाए भी वहां से, मैंने कहा वो ठीक वाले ले जा। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे नहीं तो मैं ले आया कोट खाई से, हमको ठीक कोट खाई से लाए तो ठीक है। जिस दिन पहली फसल लगेगी और पूरा हिसाब किताब लेगा कि बात नहीं बन रही और ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, तो अडानी के बरादरी का कोई आएगा एजेंट और वो कहेगा कपिल हाँ बताओ, कागज पहले पता किए उसने। जो शहर के अंदर ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, वो जो बिल्डिंग देखते रहते हैं, वो एजेंट, क्या एजेंट बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। वो कोई काम नहीं, वही होते पड़े बैठे हुए, कानूनों के पास होते हैं लगे हुए, और चश्मे भी मोटे मोटे हो गए उनके। वो देख रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी का मालिक गया या वो पुरानी प्रॉपर्टी है, फिर उसका सौदा करें। ये वो भी पहले पूरा पता कर देगा। कपिल बोलेगा आओ जनाब क्या दाम दोगे, वो कहेंगे जी ऐसा है कपिल जी, हम आपको 30 रुपया बीघा के हिसाब से 10 साल के लिए दे देंगे, बताओ कितनी जमीन है। कपिल बोलेगा मेरे पास 30 बीघे है। उसको पहले पता है कि 30 नहीं, इसके बाद 12 ही है, पहले उसने पता कर दिया एडवांस में। लेकिन लालच में आकर गरीब किसान जो आज आत्महत्या कर रहा है, जो भूख से मर रहा है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, जो आज जिसके बुरे हाल हो गए हैं, वो लंबरदार जी खुल के अपनी जमीन को देर नहीं लगाएगा। पहले था मल्टीलैटरल, अब है बायलैटरल। मेरी जमीन आपके साथ लगती है, मैं कहूंगा लंबरदार जी क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं इसका मालिकाना हक है, तेरा लेना देना कुछ नहीं। मल्टीलैटरल फेल हुआ, विरोध होके नहीं दे किसान ने दिया, अब बायलैटरल पल आया है, बायलैटरल। आए नहीं हो रामकिशन जी, सोलन से आया है कोई, प्यारे लाल है, वो भी नहीं आया। कोविड, अशोक जो है, अशोक आया। हमारे रामकिशन जी है, उनकी जमीन वहां 20 में थी, एक नई फैक्ट्री लगानी थी अंबुजा ने। रामकिशन ने कहा मैं नहीं देता जमीन। बोला कोई बात नहीं, सारी जमीनें इर्द गिर्द ले ली, सबकी ले ली। बोला हाँ रामकिशन, नहीं। बाद में जब लेनी उनकी मजबूरी हुई, रामकिशन ने कहा दाम मैं तय करूंगा। अभी दाम किसान नहीं तय पर कर पाएगा, दाम कंपनी तय करेगी किस दाम पर वो जमीन ले ली। 10 साल की संधि, 10 साल के बाद कपिल बोलेगा मेरे पेड़ तो तकड़े हो गए, अब तो कंपनी ने बना दिए, अब इस जमीन को वापस उन्होंने लेना है। वो कहेगा मैंने कब्जा छड़ रही, क्या करोगे? बोलेगा कोर्ट नहीं जा सकते, पहले से उसने बना के रखा। वो जो एसडीएम साहब बन गए मंजीत है, उसके बाद जाना पड़ेगा उसकी अदालत में। वो जो एसडीएम है वो कानून का वो देखेगा या ऊपर से नोट की गड्डियां देखेगा? उसने नोट की गड्डियां देखनी, और वो कपिल की जमीन हमेशा के लिए कंपनी के हवाले। इसलिए ये शिमला वाले, कुल्लू वाले और ये जो पहाड़ वाले हैं जो बोलते हैं कि सेब के लिए नहीं आएंगे, सारी जमीनें लेनी है उसने, सारी जमीनें। और ये धर्मात्मा जी इसने पक्का मन बना दिया, जो मर्जी हो इसने तय कर दिया कि ये जमीनें चले जानी चाहिए किसके पास, डानी और बानी की बरादरी। छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, बात को खत्म करूंगा। और रमेश जी सच्चा है, हाथ मत करो तो जराती थोड़े का पटाखा ही लग रहा है।
कानून ले आए विधानसभा में। मैं तो अकेला हूं, आपको पता है। एक बोलता है कि तुम्हारी सरकार जा रही है, दूसरा बोलता है हमारी बनी। उनका वही झगड़ा रहता है दादा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चर्चाएं ज्यादा नहीं होती। वह मंत्रिमंडल का आगे कभी बांट दिया है कईयों ने कि कौन से मंत्री बनेंगे। तो एक दिन कानून है कि जब आप विधेयक लाएंगे विधानसभा में तो आपको सैनी जी 3 दिन कम से कम देने अध्ययन करने के लिए। देखा मैंने एक दिन, मैंने देखा ये तो आज चर्चा है कानून पर। मैंने फटाफट चिट दी और वो कहा मेरे कहा ये तो कानून आए नहीं मेरे पास, मसौदे आए नहीं, ये कैसे तुम आज ले आ रहे हैं। वो जिनकी आगे सरकार बनी वो सोए हुए, उनको चिंता नहीं, वो तो मंत्रिमंडल बना रहे अभी। तो मैंने मंगाए लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट से लाओ। मैंने देखा 20 कानून समाप्त किए जा रहे। मैंने कहा विधानसभा तो कानून बनाती है पुलिस की हिफाजत के लिए, राशन मनी के लिए, कोई जो वो आपके डिस्क्रिप्शंसी रह जाती है, ये जो स्कूल है उसको रेगुलेट करने के लिए प्राइवेट है, ऐसे कानून बनते हैं। ये तो खत्म करने, ये क्या ऐसा इन कानून में है। फटाफट नजर डाली, उसमें कई किस्म के कानून और उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एक हिमाचल प्रदेश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नजर पड़ गई मेरी, शायद 15वें नंबर पर थी 20 कानून में से भी। बोला वो भी समाप्त। मैंने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, स्पीकर साहब देखे ही ना मेरे तरफ, फिर उठ गया मैं कहा जनाब मैंने बोलना है। बोला क्या बोलना है, तो कानून खत्म कर रहे हैं, क्या करना है आप, क्या 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 चर्चा करनी है आपने। मैं कहा नहीं करनी है मैंने। किसी ने बोल दिया मत विभाजित हो जाएगा, तू क्या करे। मैं कहा ना रिकॉर्ड करो। और मैं खड़ा उठकर बोला, मैंने कहा क्या बताएं आप, ये हिमाचल प्रदेश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्यों खत्म किया जा रहा है। एडवांस में चल रहे हैं शैंडल जी, अभी हम सोए हुए। झंडा जरूर पकड़ लिया लेकिन है सोए हुए। उस दिन पता लगा जब मंत्री महोदय ने कहा क्या करने डबल कानून, दिल्ली में भी है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और मालूम है ये जो 3 कानून आए हैं लंबरदार जी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट समाप्त कर दिया गया है, समाप्त। और तब मैंने पता किया हर राज्यों का आदेश था, कहां से, पीओएमओ के दफ्तर से, अगर किसी राज्य में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी फैसला ले लिया है 3 कृषि कानून के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे बता तू मुझे, जब मैं तुझे कहता हूं कि चल तो तू बोलता नहीं मैंने सेब तोड़ दिया, तब तू कहता आरती ने पैसे नहीं दिए। यह है लड़ाई, अमीर और गरीब की लड़ाई है, देश के अवाम और देश के हुक्मरानों के बीच में लड़ाई है। यह लड़ाई वो लड़ाई है जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के समय में हुई। एक तरफ देश की अवाम थी, दूसरी तरफ रंगी लोग थे और चंद उनके टट्टू थे, कुछ राजे कुछ राणे और कुछ वो जो आज अपने आप को देश सेवक का दर्जा देते हैं। बोला सर्टिफिकेट हमारे पास है देश सेवक का। कैसा सर्टिफिकेट है मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस महिला को रोते हुए जब मैंने देखा, एसपीएम है, मैंने पोस्ट डाली, 4 लाइनें लिखी और कहा मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये वो है जो सत्य
सत्य को जस्टिफाई करते हैं। सत्य ही बोलते हैं ना, जब वो किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर विधवा को पार अपने चिता पर, वो हस्बैंड के चिता पर बैठाया जाता है, ये उसको जस्टिफाई करते हैं। इसलिए दो के बीच में लड़ाई है आज। कौन? इंसानियत और राक्षसों के बीच में। कौन? जो लूटना चाहते हैं और जो लूटे जाएंगे। कौन? जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ से जो राक्षसी राज को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आपको फैसला लेना है कि आपका मत किसके साथ होने वाला है। आज गवर्नर महोदय को मिले हैं, लेकिन दिल्ली के हुक्मरान समझ रहे हम उस माटी के बने हैं जिस माटी से भगत सिंह ने जन्म लिया, उस माटी के हैं जिससे वो इनकलाबी पैदा हुए जिन्होंने अपनी हथेली पर अपनी जान का रखकर मुकाबला किया फिरंगियों का। न जाने कौन कौन थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, ने तो फैसला लिया। जो उस राष्ट्र मुक्ति लड़ाई में शामिल होगा पेंशन नहीं लेगा। प्रेमी जी थे, आखिरी तक दवाई का पैसा नहीं था उनके पास, दवाई का, लेकिन घुटने नहीं। इसलिए आज दिल्ली सरकार को, दिल्ली के हुक्मरानों को हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं। कोरोना हो, कोरोना का बात हो, यस, जान बचानी है, समाज की जान बचानी है, समाज की हिफाजत करनी है। उसको करते हुए इस संघर्ष को आगे ले जाएंगे और आप मान के चले, वो दिन दूर नहीं है जब देश के हुक्मरानों की पीठ नीचे लगा के छोड़ेंगे और देश को आबाद करेंगे, जमीन उसके हवाले नहीं जाने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। योग्य विधायक राकेश सिंह जी का। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर से, जो अंदर अभी मेमोरेंडम दिया था उस पर क्या बातचीत हुई। डॉक्टर तंवर। साथियों, आज जैसा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में यह आह्वान किया गया था कि हर राज्य के जो यूनिट्स हैं, संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े संगठन, कि वो राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन भेजेंगे। तो आज हमने यहाँ पर गवर्नर महोदय को 3 ज्ञापन दिए हैं। एक जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो इस समय अपील की गई है राष्ट्रपति महोदय से कि जिस तरीके से इन 3 अध्यादेशों को कानून का स्वरूप दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से इस पे बिना डिस्कशन के इसको कानून बनाया गया कि उन्हें निरस्त करे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे पोजीशन ले, और विशेष रूप से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए कानून लाए और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसे पास ना किया जाए। तो उससे संबंधित जो राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा गवर्नर के माध्यम से, एक ज्ञापन वो था। दूसरा जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और उसमें जो हमारे पोंटा के साथी विशेष रूप से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से दिया गया कि इस बार एक संघर्षों के माध्यम से जो गेहूं है उसका प्रोक्योरमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसमें थोड़ी सी बढ़त हुई है कि आने वाले समय में जो किसान जो भी गेहूं पैदा करे उसका 100% जो वो बेचना चाहता है उसको सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में उसको खरीदे। धान और मक्की का प्रोक्योरमेंट भी इस खरीफ क्रॉप के बाद जो अभी उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आया है उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को स्थापित करे
और वो केवल पोंटा तक नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पर भी उसकी खरीद होती है वो हो, और जो मंडियां हैं उसको एक सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो और वो ठीक ढंग से चले। और जो धान विशेष रूप से अभी हमें हरियाणा और उत्तराखंड में बेचना पड़ता है वो हिमाचल में ही बिके, और उस पर आधारित जो मिल्स हैं उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन और उसे एक स्वीकृति है वो हिमाचल सरकार के माध्यम से एक मिले। तो इन विषयों के ऊपर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया। और जो हिमाचल किसान सभा ने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे विभिन्न जिलों के अंदर विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे आपको मालूम है जो हमारा यहाँ पर मुख्य जो आय का स्रोत है तो वो हमारी सेब की जो इकोनॉमी है, उसके अंदर जो पिछले दिनों के अंदर जो एक बेमौसमी एक बर्फबारी हुई और ओलावृष्टि हुई, वर्षा पड़ी, और उसके अलावा जो इस समय जो आपने देखा है कि जो इनपुट कॉस्ट है, दवाइयां हैं, खाद है, पहले मिलती नहीं है, मिलती है तो घटिया किस्म की मिलती है, और वो जो पहले एक आउटलेट होते थे हॉर्टिकल्चर और ये एग्रीकल्चर के उनके माध्यम से नहीं मिलती, उससे संबंधित जो मुद्दे थे उन सब को लेकर मनरेगा की जो मजदूरी कम से कम 300 रुपए करने के लिए और 200 दिन के लिए कम से कम एक काम मिले, और इसमें जो हर फसल है उसका एक बीमा होना चाहिए, और जो अभी नुकसान किसान बागवान को हुआ है उसमें मुआवजा मिले, उस पे एक ज्ञापन कि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नर महोदय है हिमाचल सरकार को निर्देश दे इन बातों को कंसीडर करने के लिए। एक मुद्दे को छोड़ करके जिसमें एक गवर्नर महोदय जो आंध्र प्रदेश से आते हैं उनका एक वैकल्पिक व्यू पॉइंट है, और शायद ऐसा लगता है कि अभी जब वो पूरा हिमाचल को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो उनकी समझ बनाएंगे। उन्हें अभी ये लगता है कि जो हम बहुत ज्यादा ये जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद यूज करते हैं उसकी जगह एक जो वो जीरो बजटिंग वाली खेती है जिसको एक ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें हमने कोशिश की कि उनके सामने अपनी बात पक्ष रखने के लिए कि हॉर्टिकल्चर के अंदर अब इस स्टेज के ऊपर अगर अभी आप दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे, जो साथी राकेश सिंघा जी ने कहा कि इस समय अगर स्कैब आ गया तो वो तो खत्म हो जाएगा, हम प्राकृतिक खेती कौन सी और बागवानी करेंगे। इक्का दुक्का एग्जाम्पल से इसे जर्नलाइज नहीं किया जाता। बाकी मुद्दों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के सीए स्टोरेज की स्थापना करने के लिए सब्जी और इस पर आधारित जो फल है उसके ऊपर एक उद्योग लगे, मंडी को सुव्यवस्थित ढंग से चलाए, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं अपनी तरफ से भी प्रयास करूंगा, आप भी करो, कोशिश करो। तो उसमें उनकी सहमति है। पहले जब हम संयुक्त किसान मोर्चा से यहाँ पर एक बार मिले थे उस समय थोड़ा सा एक इनका और व्यू पॉइंट था, पर इस बार काफी इसमें चेंजेस आने वाले समय में हम समझते हैं कि गवर्नर महोदय इन बातों को समझते हुए कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसकी स्पेसिफिसिटी एक क्षेत्र पर आधारित होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के जो किसान बागवान है उनके मुद्दों को एक केंद्रीय सरकार के सामने रखेंगे। तो इन सब और हम धन्यवादी हैं। गवर्नर महोदय ने अपना जो टाइम है वो प्रीपोन किया, पहले जो 4 बजे था तो उसको अभी उन्होंने जो अभी टाइम दिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और एक पूरा आप लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन किया। अपने इलाके में जाकर एक कई किस्म की रूढ़िवादिताएं और कई किस्म की भ्रांतियां जो फैलाई जाती है उससे बचते हुए अपना और अपने परिवार और गांव का टीकाकरण करते हुए आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े संघर्षों के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज ये धरना यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई है। ये 3 कृषि कानून तो तुमको वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। सिंगल करना था मुझे ना, दोबारा करा दूंगा मैं कर। जी सर आज नहीं कुछ नहीं।
राज्यपाल महोदय से मिले हैं सर, और इस तरह से पूरे देश में सभी राज्यों के राज्यपालों से ज्ञापन और लंबे समय से किसान जो आज हिमाचल प्रदेश राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है